हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और आज का क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का जो क्लास है उसे शुरू किया जाए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी किताब से चुनकर लाया गया, तो इसे आप लोग वीडियो को एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि जो आपकी तैयारी है वो 100% हो सके और फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आ सके और इसमें से बहुत सारा प्रश्न सीधे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में टकराएगा, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए यहाँ पे सभी हमारे प्यारे बच्चे आगे क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए कि यस गुरुजी क्लास को शुरू किया जाए। टोटल हिंदी के यहाँ पे 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए यस सर सभी बच्चे बोल रहे हैं। टाइम बहुत ही कम है, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे एकदम बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए ग्राफ पढ़ा दीजिए गुरुजी। बिल्कुल ग्राफ हम आपको आज रात में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। रात में 8:30 बजे हो सकेगा तो हम आपको ग्राफ पढ़ा देंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए बिल्कुल एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एकदम किताब से बाबू उठाया गया है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप लोग बनाइए, देखिए आपका कितना सही हो रहा है। और जो प्रश्न इसमें से आपको याद नहीं होगा प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको याद करने में, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किसकी युक्ति है। युक्ति का मतलब ये किसके द्वारा कहा गया है कि सब जो पुराने हैं वो अच्छे नहीं होते और जो सब नए हैं वो खराब नहीं होते हैं, ये किसने कहा है। तो आपको याद रखना है ये कालिदास जी ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि लक्ष्मी कहानी की पात्र है। अब आपको बताना है कि जो लक्ष्मी है वो किस कहानी की पात्र है, आपको बताना है। तो बाबू लक्ष्मी जो है वो किस कहानी में है, तो आपको याद रखना है बाढ़ जिसमें आता है ना उस कहानी में। और बाढ़ वाली कहानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है ढहते विश्वास, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो लक्ष्मी है वो किस कहानी की पात्र है, तो आपको याद रखना है ढहते विश्वास। और एक क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो ढहते विश्वास कहानी है इसमें किस समस्या को दिखाया गया, तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ की समस्या को दिखाया गया, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के पति कौन थे, तो लक्ष्मण थे। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मण कहां पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, तो ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है। लक्ष्मी के पास कितना जमीन था, 1 बीघा जमीन था, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने की ताज पहनकर इठलाती है, या पंक्ति किसकी है। ये क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि जो सदियों की ठंडी बुझी राख है वो सुबह उठी और जो मिट्टी है ये जो सोने की ताज पहनकर इठलाती है, किसका है, तो आपको याद रखना है जनतंत्र का जन्म। ये किस कविता की पंक्ति है, तो जनतंत्र की जन्म कविता की पंक्ति है। और जनतंत्र का जन्म किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के कहां के हैं, बेगूसराय के हैं, आपको याद रखना। और इनके गांव का नाम है सिमरिया, ये आपको यहां पे याद रखना। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि राष्ट्र कवि कौन है, तो राष्ट्र कवि कौन है, तो आपको याद रखना है जो दिनकर जी हैं वो राष्ट्र कवि हैं, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से कौन से कवि हैं जो राज्यसभा सांसद भी रहे। बोर्ड एग्जाम में अगर ये पूछ देगा तो कौन से कवि हैं जो राज्यसभा के सांसद भी रहे थे, तो आपको याद रखना है दिनकर जी, जो दिनकर जी हैं ये राज्यसभा सांसद भी रहे थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, यानी जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1938 में। कब हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, आपको याद रखना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है किस हॉस्पिटल में हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस हॉस्पिटल में हुआ था, तो जफरीन हॉस्पिटल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये लखनऊ घराने की कौन सी पीढ़ी के कलाकार हैं, तो आपको याद रखना है ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का बाबू संबंध किससे है, तो नृत्य से है। और नृत्य में ये कौन सा नृत्य करते थे, तो आपको याद रखना है कथक नृत्य करते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने किस यहाँ पे डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो मैक्स मुलर हैं वो कितने साल के थे, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्स मुलर कितने साल के थे, तो संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया, तो आपको याद रखना है 18 वर्ष के। जब मैक्स मुलर 18 वर्ष के हुए तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से आपको याद रखना है संस्कृत का पढ़ाई इन्होंने शुरू किया था, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। अब अगला क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ देता है कि जो मैक्स मुलर हैं वो किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई किए, तो मैक्स मुलर किस विश्वविद्यालय से संस्कृत का पढ़ाई किए थे, तो आपको नाम याद रखना है लिपजिंग विश्वविद्यालय से किए थे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र रहा है। अब आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रांस देश है इसका प्रमुख कला का केंद्र कौन सा रहा है, तो फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना है अविन्यो। जो अविन्यो है आपको याद रखना है ये फ्रांस का प्रमुख कला का केंद्र रहा है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और जो लेखक हैं वो अविन्यो कितने दिनों तक रहे, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो लेखक अविन्यो गए थे तो ये कितने दिनों तक रहे थे, तो आपको याद रखना है 19 दिनों तक रहे थे, इसे आपको याद रखना है। और 19 दिनों में आपको याद रखना है 27 गो गद्य लिखे थे, आपको याद रखना है। और 35 कविता लिखे थे, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि कितना कविता लिखे कितने गद्य लिखे, तो 27 गो गद्य लिखे 35 गो कविता लिखे, आपको याद रखना। और अविन्यो में टोटल कितने दिनों तक रहे, 19 दिनों तक रहे, इसे आपको याद रखना है। फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो अविन्यो है ये किस नदी के किनारे है, बताइए। बोर्ड एग्जाम में आता है कि अविन्यो किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है रोन नदी, ठीक है ना।
ये आपको याद रखना है कि जो अभिन्यो है वो रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ की विधा है। अब आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ की कौन सी विधा है। तो जीत जीत में निरखत हूं बाबू क्या है, तो आपको याद रखना है ये साक्षात्कार है। क्या है बाबू, ये साक्षात्कार है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है, तो आपको याद रखना है पंडित बिरजू महाराज। जो पंडित बिरजू महाराज हैं उन्हीं का पाठ है, आपको याद रखना है जीत जीत में निरखत हूं। जीत जीत में निरखत हूं में पंडित बिरजू महाराज का बारे में बताया गया, और ये क्या है बाबू, साक्षात्कार है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ की विधा कौन सी है। दोनों क्वेश्चन सेम लिखा गया, तो आपको याद रखना है ये साक्षात्कार है। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, ये आपको यहां पे बताना है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है। तो आपको याद रखना है कौन सी कविता है, तो आपको याद रखना है हिरोशिमा। जो हिरोशिमा है ना, ये दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली है कि जो मानव है वो कितने राक्षस है, जो खुद मानव को मारने के लिए खुद मानव ही ऐसे हथियार बनाते हैं। और यही क्या हुआ कि देखा गया जापान के हिरोशिमा शहर पे जब उस पर परमाणु बम गिराया गया, जब उस पर परमाणु बम गिराया गया तो लगभग 7 लाख लोग एक बार में मर गए। ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, हिरोशिमा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हिरोशिमा किस देश में है, तो जो हिरोशिमा है आपको याद रखना है ये जापान में है, इसे आपको याद रखना है। हिरोशिमा कहां है, जापान में है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया, तो जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया, तो आपको याद रखना है हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर यहां पे क्वेश्चन आता है कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, नहीं सबसे पहले सूर्य कहां पे उगते हैं, तो आपको याद रखना है जापान में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, जापान को। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि अति सुदो स्नेह, यहाँ पे अति सुदो स्नेह को मारा गया। यहाँ पे देखिए लिखा गया है अति सुदो स्नेह को मारा गया, जहां जहां नेकु स्यापन बाक नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है। यहाँ पे आपको बताना है कि अति सुदो स्नेह को मारा गया, जहां से नेकु स्यापन बाक नहीं, ये जो कविता है ये आपको बताना है किसकी है, ये आपको बताना है। तो ये है आपको याद रखना, अति सुदो स्नेह को मारा गया, ये किसका है बाबू, तो ये घनानंद का है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ये किनका है, घनानंद की कविता है, आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहाँ पे राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जो घनानंद है इनको किसने मारा, तो घनानंद को किसने मारा, नादिर शाह के सैनिकों ने मारा, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा कि जो घनानंद है वो किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद थे, तो जो घनानंद थे आपको याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है इनका जन्म कब हुआ, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। जल्दी से आप लोग लवली कुमारी, चलिए जल्दी से झेलम भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे बताइए 1916, बहुत ही बढ़िया 1916 में सर, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा आपको याद रखना, 20 के दांत पाठ यही लिखे है ना, 20 के दांत के पाठ के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। और इनका जन्म कब हुआ था बाबू, तो 1916 में। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हिंदी के आदि कवि कौन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि कौन है बाबू, आपको याद रखना है सरहपाद है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा हिंदी के आदि कवि कौन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपाद है, आपको याद रखना है। और सरहपाद की कृति कौन सी है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सरहपाद ने कौन सा मतलब पाठ या ग्रंथ या पुस्तक क्या लिखे हैं। सरहपाद की कृति कौन सी है, जल्दी से आप लोग बताइए। सरहपाद की कृति कौन सी है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सरहपाद ने क्या लिखा था, दोहा कोश, बहुत ही बढ़िया। लवली झेलम, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं, सनोज टॉपर, चित्रलेखा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ना कि सरहपाद की कृति कौन सी है, तो आपको याद रखना है दोहा कोश। ठीक है ना बाबू, दोहा कोश जो है वो सरहपाद लिखे थे, इसे आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सावर दहिया किस भाषा के सफल कहानीकारक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सावर दहिया है वो किस भाषा के सफल कहानीकारक हैं। तो सावर दहिया ये कौन सा कहानी लिखे हैं, तो आपको याद रखना है ये लिखे हैं धरती कब तक घूमेगी। और धरती कब तक घूमेगी की मुख्य पात्र कौन है, सीता है, आपको याद रखना है। सीता के कितने लड़के हैं उनका नाम भी पूछता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। और सावर जो दहिया है ये किस भाषा के सफल कहानीकारक हैं, तो आपको याद रखना है ये राजस्थानी के हैं, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और गुजराती भाषा के कौन कहानीकारक है, तो आपको याद रखना है ईश्वर पिटलीकर। जो ईश्वर पिटलीकर हैं जिन्होंने लिखा है मां कहानी, वो गुजराती हैं, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या है, आपको बताना है कि यहाँ पे साहित्य के निर्माण में जो प्रतिभाशाली मनुष्य हैं उनकी भूमिका क्या है। ये परंपरा का मूल्यांकन का चैप्टर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका क्या है, तो आपको याद रखना है निर्णायक है, उनकी भूमिका जो है ये निर्णायक है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि रंगपा था। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भाई कि रंगपा कैसा था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जो रंगपा था बाबू ये कैसा था, जुआरी था, आपको याद रखना कैसा था, जुआ खेलता था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था, तो मंगमा से कौन कर्ज मांगता है, रंगपा मांगता है, इसे आपको याद रखना है। मंगमा से जो ये रंगपा है ये कहां मिलता है, तो रंगपा जो है वो मंगमा से कहां मिलता है, तो अमराई के कुआं के पास मिलता है, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि अमराई का कुआं कहां है, तो जो अमराई का कुआं है ये रास्ते में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो आपको याद रखना है पिताजी। जो पिताजी थे ना लेखक के पिताजी, वो मछली और गोश्त खाते थे, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां पे याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा
कि बाजार से कितनी मछलियां खरीदी गई थी। तो बाजार से बाबू कितनी मछलियां खरीदी गई थी? 100 मछलियां। यहाँ पे कितनी मछलियां खरीदी गई थी? 3 मछली खरीदी गई थी। इसे आपको याद रखना है। फिर पूछता है कि जो 3 मछली खरीदा गया उसमें जिंदा कितनी थी? 2 गो थी। और मर कितनी गई थी? 1 गो गई थी मर। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। जो लेखक के रिश्तेदार रविवार को किस दिन आए थे? रविवार को आए थे घर। और लेखक के जो रिश्तेदार थे वो बहादुर पर क्या आरोप लगाते हैं? तो 11 रुपया चुराने का, 11 रुपया चुराने का आरोप लगाते हैं। इसे आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहादुर पर किसका आरोप लगता है? तो आपको याद रखना, पैसे चुराने का आरोप लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि लेखक पर कितने, सॉरी, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगता है। तो बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का आरोप लगता है? तो आपको याद रखना है 11 रुपए का चोरी का आरोप लगता है। इसे आपको याद रखना। फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो बहादुर है वो कहां से भाग कर आया था। तो बहादुर कहां से भाग कर आया था? नेपाल से भाग कर आया था। इसे आपको याद रखना है। और बहादुर का पूरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का बाबू पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, दिल बहादुर। इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो जो यहाँ पे कविता है मेरे बिन तुम प्रभु, इसके लेखक कौन है? तो मेरे बिन तुम प्रभु के जो लेखक हैं वो है रेनर मारिया रिल्के। ये एक जर्मन भाषा के कविकार हैं। आपको याद रखना है, कवि हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक है रेनर मारिया रिल्के। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी फैल रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी फैलने का मुख्य कारण है, आपको याद रखना है, जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण ही भारत में बेरोजगारी फैल रहा है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि घानानंद कवि हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो घानानंद है ये किस भाषा के कवि हैं, आपको बताना है। तो घानानंद किस भाषा, सॉरी, घानानंद जो है वो कवि हैं। कौन से कवि हैं? तो आपको याद रखना है रीति मुक्त कवि हैं। जो घानानंद है ना ये रीति मुक्त कवि हैं। आपको याद रखना है ए वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल एकदम 100% राइट होगा। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि जन्म से ही पागल है। अब इसमें से आपको बताना है कि वो कौन है जो जन्म से ही पागल है। तो जन्म से ही पागल बाबू कौन है? तो आपको याद रखना है मंगू। जो मंगू है ना ये जन्म से ही पागल है। इसे आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जो पपाती है वो किस रोग से ग्रसित है। तो पपाती बाबू किस रोग से ग्रसित है? तो ये आपको याद रखना है, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है पपाती। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। यानी जो लेखक थे उनको मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक को मछली खाने से लेखक की मां ने मना किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक की मां ने मना किया। इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी? तो आपको याद रखना है जो मां है, मां मछली के लिए मसाला पीस रही थी। फिर यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि किसको घर में मछली और गोश्त बनाने का मन नहीं करता था। ठीक है ना। तो किसको घर में मछली बनाने का मन नहीं करता था या गोश्त बनाने का मन नहीं करता था? तो आपको याद रखना है मां। जो मां है इनको ना मछली बनाने का मन करता है ना गोश्त बनाने का मन करता है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि पंडित बिरजू महाराज देहवासन, यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा मिस टाइपिंग का ज्यादा हो गया है। यहाँ पे देखिए पंडित बिरजू महाराज हैं, ये कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहवास हो गया। देहवास का मतलब क्या होता है बाबू? मृत्यु हो गया। इसे आपको याद रखना है। तो पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो आपको याद रखना है 9.5 साल के। पंडित बिरजू महाराज जब ये 9.5 साल के थे तब इनके पिताजी का देहवासन हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इसे आपको याद रखना है। और पंडित बिरजू महाराज के जो पिताजी का मृत्यु हुआ ये किस कारण से हुआ? आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुआ। जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए किस कारण से हुआ। लू लगने से। लवली, बहुत ही बढ़िया। आरजेडी क्या लिख रहे हैं? 9.5 साल। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करिए, 100% आपको समझ में आएगा। लूह लगने से, गर्मी में होता है ना लूह चल के कारण से इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्वामी विवेक मूलर को, इसे आपको याद रखना है। अब इसी को के पूछा जाता है। देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा करके कैसे पूछेगा, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने बोला था मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती। तो ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक बाबू कौन है? तो आपको याद रखना है श्रीनिवास। जो श्रीनिवास है ना ये दही वाली मंगमा कहानी के लेखक है, आपको याद रखना है। और ये किस भाषा की कहानी, यानी जो दही वाली मंगमा है वो किस भाषा की कहानी है? तो आपको याद रखना है ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक है, याद रहेगा ना। और जो मंगमा है ये किस गांव की थी? तो आपको याद रखना औलूर के पास किसी गांव की। ऐसे क्वेश्चन देता है दही वाली मंगमा किस गांव की है, तो आपको जो मंगमा है वो किस गांव की थी? तो आपको याद रखना है औलूर के पास किसी गांव की। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दही वाली मंगमा कहानी में मंगमा क्या बेचती है। तो दही बेचती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ललित निबंध है। अब इसमें से आपको बताना है ललित निबंध। ललित का मतलब होता है बच्चों वाला। ठीक है ना। तो ललित निबंध कौन सा है, यानी बच्चों का निबंध कौन सा है? तो आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं हमें। एक लड़की है छोटी सी जो लेखक की मतलब छोटी एक बच्ची है वो पूछती है लेखक से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक से यही प्रश्न पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ती है। तो उसी को समझाते हैं। आपको याद रखना नारायण की पत्नी का नाम क्या है जी? भावरी। बहुत ही बढ़िया।
जल्दी से आप लोग यहाँ बताइए, आवाज सुनाई दे रहा है? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप बताइए कि 3 बेटे की माँ कौन है? तो 3 बेटे की माँ सीता है। सीता के तीनों लड़के का नाम क्या था? कैलाश, नारायण, बिज्जू, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है इनके बहुओं के बारे में, ठीक है ना, कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी से एक बार आप बताइए, जल्दी से। राधा, राधा, बहुत ही बढ़िया। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो कैलाश की पत्नी का नाम राधा है। नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी से। नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, नारायण की पत्नी का नाम क्या है जी? भावरी, बहुत ही बढ़िया। नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भावरी है। और जो बिज्जू है उसकी पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सीता के तीनों बहुओं का नाम क्या है? तो आपको याद रखना, नारायण, भावरी, पुष्पा, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पाठ रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। तो इसमें से कौन सा पाठ रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं? तो आपको याद रखना है जनतंत्र का जन्म। जो जनतंत्र का जन्म पाठ है ये कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि सराहपाद की कृति है। अब इसमें से आपको बताना है भाई सराहपाद की कृति कौन सी है? तो सराहपाद इसमें से कौन से लिखे हैं? तो आपको याद रखना है दोहा कोश। दोहा कोश कौन लिखे हैं? सराहपाद लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। और जो सराहपाद है ना, ये हिंदी के आदि कवि, आपको याद रखना, पूछ देता है हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सराहपाद है। और सराहपाद बाबू कौन सा लिखे हैं किताब? तो आपको याद रखना है दोहा कोश। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। और इनके गांव का नाम क्या है? क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि इनके गांव का नाम क्या है, तो इनके गांव का नाम महू है, इसे आपको याद रखना है। क्या है बाबू? महू है, इसे आपको याद रखना। और जो भीमराव अंबेडकर है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो एक दलित परिवार में हुआ, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि कविता नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कविता नहीं है। तो यहां पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक वृक्ष की हत्या, ये क्या है बाबू? कविता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। लौट कर आऊंगा फिर, ये भी कविता है। हमारी नींद भी क्या है? कविता है। लेकिन नौबत खाने में इबादत, इसमें कौन है बाबू? तो ये है बिस्मिल्लाह खान। इस पाठ में नौबत खाने में इबादत पाठ में कौन है? बिस्मिल्लाह खान है, आपको याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खान का जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, ये क्या है बाबू? तो आपको याद रखना व्यक्ति चित्र है। क्या है बाबू? ये व्यक्ति चित्र है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिला में हुआ था। जो रामधारी सिंह दिनकर है, इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था, इसे आपको याद रखना। और इनके गांव का नाम क्या था? सिमरिया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिला में हुआ था, तो आपको याद रखना है बेगूसराय में, ठीक है ना। यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे होगा, बिल्कुल एकदम 100% यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इनके गांव का नाम क्या था? सिमरिया। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको यार सप्तक के संपादक कौन है? तो प्रयोगवादी कवि, आपको याद रखना है अज्ञेय। जो अज्ञेय थे ये एक प्रयोगवादी कवि थे। 7 कवियों को बुला के एक कविता लिखवाए और उसका नाम क्या दिया? आपको याद रखना है तार सप्तक। और इसका संपादक किसने किया? तो आपको याद रखना है अज्ञेय ने। 7 कवियों से बुलवा कर एक कविता लिखवाए थे जिसका नाम क्या था? आपको याद रखना है तार सप्तक। और इसके संपादक कौन है? अज्ञेय है, आपको याद रखना है। और अज्ञेय को क्या कहा जाता है? तो जो अज्ञेय हैं इनको कहा जाता है, आपको याद रखना है, प्रयोगवादी कवि। अगर क्वेश्चन आएगा किस कवि को प्रयोगवादी बोलते हैं, तो आपको याद रखना अज्ञेय क्या किए थे? प्रयोग किए थे। 7 कवियों को बैठाकर एक कविता लिखवाए थे जिसका नाम क्या था? तार सप्तक। और इसका संपादन ये खुद किए थे। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खोखा के किसने दांत तोड़े? यानी खोखा का दांत कितना टूटा था? तो खोखा का 2 दांत टूटा था, इसे आपको याद रखना। और उस दांत को किसने तोड़ा था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे मदन ने। खोखा के दांत बाबू किसने तोड़े थे? तो आपको याद रखना है मदन ने, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा खोखा किसका बेटा है? तो खोखा जो है ये सेन साहब का बेटा है, आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि मदन किसका लड़का है? तो मदन किसका लड़का है? गिरधर लाल का, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि जारशाही कहां थी? अब आपको बताना है कि जो जारशाही है ना वो कहां है, आपको बताना है। तो जारशाही बाबू कहां है? तो आपको याद रखना है सोवियत रूस में। रूस के जो सम्राट होते थे ना, रूस के जो राजा होते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? जार बोला जाता था, इसे आपको याद रखना है। तो जारशाही कहां थी या कहां के सम्राट को जार बोला जाता है? तो आपको याद रखना है रूस के जो राजा थे ना उसे जार बोला जाता था। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? यानी जो सेन साहब की नई गाड़ी थी, ठीक है ना, वो कितने रुपए की थी? तो आपको याद रखना है सेन साहब की जो नई मोटर कार है ये 7,500 की है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। फिर यहीं से क्वेश्चन आता है कि सेन साहब की जो कार है वो किस कलर की है? तो सेन साहब की जो कार है वो काले कलर की है, इसे आपको याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सेन साहब की कार का नाम क्या है? तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि सेन साहब की कार का नाम क्या है? एस्ट्रीमल, बहुत ही बढ़िया। कौन है भाई? साहब, बहुत ही बढ़िया। क्या है बाबू? तो सेन साहब की गाड़ी का नाम क्या है? तो स्ट्रीमल इंड, आपको नाम याद रखना होगा परीक्षा के लिए। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा है, पूछ सकता है 2025 में कि सेन साहब की कार के गाड़ी का नाम क्या है? तो सेन साहब की गाड़ी का नाम क्या है? स्ट्रीमल इंड है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, स्ट्रीमल इंड। अगला क्वेश्चन है कि पुराने का मोह माया सब समय वांछनीय नहीं होता, यह किस लेखक की पंक्ति है? तो पुराने का मोह माया सब वांछनीय नहीं होता, ये किसका है? तो आपको याद रखना है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि ये पंक्ति है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इन्हीं का जो ये ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसी में लिखा गया पुराने का सब मोह माया वांछनीय नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो विजयनगर के जो शासक थे वो अपने लिपि को क्या नाम दिए थे? तो विजयनगर के जो शासक है वो अपने लिपि को नंदी नागरी बोलते थे। क्या बोलते थे? आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे ये नंदी नागरी, आज थोड़ा ज्यादा ही टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिए नंदी नागरी,
ठीक है ना, नंदी नागरी आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा विजय नगर के जो राजा थे या शासक थे वो अपने लिपि को क्या नाम दिए थे, तो विजय नगर के जो शासक थे वो अपने लिपि को क्या बोलते थे, नंदी नागरी लिपि बोलते थे। इसे आपको याद रखना। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। अब का जो मराठी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, नेवरी किस लिपि में लिखी जाती है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये सब लिखा जाता है अपना देवनागरी लिपि में। इसे आपको याद रखना है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, यानी जो बहादुर था वो लेखक को क्या कहकर पुकारता था, तो बहादुर लेखक को क्या बोलता था, तो बाबूजी बोलता था। इसे आपको याद रखना है। क्या बोलता था बाबू, बाबूजी बोलता था। इसे आपको याद रखना है। और बहादुर को गाली कौन देता था, बहादुर को गाली कौन देता था, बहादुर से अपना शरीर का मालिश कौन करवाता था, बहादुर से अपना साइकिल कौन धुलवाता था, तो ये सब काम करता था। आपको याद है लेखक का जो लड़का है किशोर वो करता था। बहादुर को मारता भी था, बहादुर से अपना देह भी मालिश करवाता था, बहादुर से अपना साइकिल भी धुलवाता था। कौन, तो आपको याद है लेखक का बड़ा लड़का किशोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी दिया गया, ये सब आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना के लिए आपको याद रखना है जो रामविलास है उनको क्या, रामविलास जो शर्मा है उनको मिला आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो मां के मार के कारण, क्योंकि बहादुर की जो मां थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थी और बहादुर को ये बहुत ज्यादा पीटती भी थी। तो आपको याद रखना है जब भी क्वेश्चन आएगा बहादुर अपने घर से क्यों भागा, तो आपको याद रखना है मां के मार के कारण। ठीक है ना, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि बहादुर का दिल किससे फट गया था, तो बहादुर का जो दिल है वो किससे फट गया था, तो अपने मां से फट गया था। इसे आपको याद रखना है क्योंकि जो बहादुर की मां है वो बहादुर को बहुत मारती थी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन अगर आएगा कि बहादुर का दिल किससे फट गया था, तो अपनी मां से फट गया था। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां पे किए थे, तो जो पंडित बिरजू महाराज थे वो अपने पिताजी के साथ जाते थे और वो भी क्या करते थे, अपना कला का प्रदर्शन करते थे। तो पंडित बिरजू महाराज का जो आखिरी प्रोग्राम वो कहां पे हुआ, जो अपने पिताजी के साथ उन्होंने किया, तो आखिरी प्रोग्राम कहां पे हुआ बाबू, आपको याद रखना है मैनपुरी में। ठीक है, यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां पे किए, तो आपको याद रखना है मैनपुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, आंद्रे ब्रेता, रेनसो और पोन यहां पे पाल एनुअल, यहां पे आपको बताना है अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की है। तो जो ये तीनों थे, आंद्रे ब्रेता थे, रेनसो थे और पाल एलुआर थे, वो संयुक्त रूप से यानी तीनों मिलके बाबू कितनी कविताएं लिखे। देखिए बच्चा यहां पे आंसर कर रहे हैं 35। भाई 35 तो कविता अकेले वो लिखे थे, जो अशोक वाजपेयी थे वो गए थे, वो 35 कविता लिखे थे। लेकिन ये लोग, ये तीनों आदमी मिलके कितने कविताएं लिखे ये आपको बताना है। तो ये तीनों मिलके कितनी कविताएं लिखे थे, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, कितना लिखे थे, तो आपको याद रखना है ये तीनों आदमी मिलकर लगभग यहाँ पे 25 कविताएं लिखे थे, आपको याद रखना है। और अकेले जो अशोक वाजपेयी हैं 19 दिनों के प्रवास में 27 को गद्य भी लिख दिए थे और 35 को कविता भी लिख दिए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी का लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल, नाम आपको याद रखना है। विनोद कुमार जो शुक्ल है वो मछली कहानी के लेखक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली एक सामाजिक कहानी, आपको याद रखना। फिर क्वेश्चन आता है कि मछली जो कहानी है ये किस वर्ग की कहानी है, तो मछली कहानी किस वर्ग की कहानी है, तो मध्यम वर्ग कहीं पे देता है और कहीं पे देता है निम्न मध्यम वर्ग। तो दोनों में से जो देगा ना, मध्यम वर्ग देगा तो मध्यम वर्ग पे टिक करिएगा और कहीं पे निम्न मध्यम वर्ग देता है तो निम्न मध्यम वर्ग पे आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भाग गया, जो मछली थी, जो जिंदा है वो मछली थी, उसको लेकर कौन भाग गया, तो लेखक का जो सबसे छोटा भाई था कौन, तो लेखक का सबसे छोटा भाई था संतु, ये मछली को लेकर कुएं में डालने के लिए भागा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या था, आपको यहां पे बताना है। तो बिस्मिल्लाह खां के यहां पे पिताजी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है यहां पे सलार हुसैन खान। ठीक है, आपको याद रखना है ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे बिल्कुल से जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम था, आपको याद रखना है सलार हुसैन खान। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए कि मेरा धर्म कैद खाना नहीं, मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं, यह किस बात की युक्ति है, तो मेरा धर्म कैद खाना नहीं, ये कौन बोले थे, महात्मा गांधी जी। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं है, किसने, यह किसकी युक्ति है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की जो लिखी हुई जो पाठ है वो कौन सी है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी हुई जो पाठ है वो है शिक्षा और संस्कृति, से आपको याद रखना है। तो मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं, इसको किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है गांधी जी ने ये वाक्य बोले हैं और ये किस पाठ की है, तो शिक्षा और संस्कृति की, ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि किसके बिना प्राणियों की मुक्ति नहीं मिलती है, तो किसके बिना बाबू प्राणों को मुक्ति नहीं मिलती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, यानी गुरु ज्ञान के बिना लोगों को प्राणों की मुक्ति नहीं मिलती है, इसे आपको याद रखना है। या यहाँ पे देगा राम नाम के बिना, तो राम नाम के कीर्तन के बिना या गुरु ज्ञान के बिना, आपको याद रखना है गुरु का मतलब होता है भगवान, भगवान के ज्ञान के बिना प्राणियों की मुक्ति नहीं मिलती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रसखान थे इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो रसखान को बाबू पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया, तो आपको याद रखना है गोस्वामी विठलनाथ। जो गोस्वामी विठलनाथ है ना, ये रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है, इसे आपको याद रखना है। फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कहां पे लिखा गया है कि रसखान को गोस्वामी दास विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया, तो आपको याद रखना है 252 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि जो रसखान है इनको गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया। अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि रसखान के गुरु कौन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा रसखान के गुरु कौन है, तो रसखान के गुरु कौन है, तो आपको याद रखना है गोस्वामी विठलनाथ। जो रसखान है ना उनके गुरु कौन है, तो गोस्वामी विठलनाथ है, इनका नाम आपको याद रखना है। 47 नंबर इसका क्या होगा, सादिक हुसैन, जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए, ये सलार या सादिक, जल्दी से इसमें इसका आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा, 47 का बी होगा सादिक हुसैन। ये पैगंबर बख्श खान तो ये होगा नहीं भाई, सादिक हुसैन होगा। ठीक है, सादिक हुसैन होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का नाम क्या है, सादिक हुसैन है, ये होगा। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। ठीक है, चलिए अब हो गया ना।
ठीक है, 23-24 का करवा देंगे सोशल साइंस का। अगला क्वेश्चन देखिए कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्यों। अब आपको बताना है कि जो कवि हैं वो प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करता। जो भी बच्चे जो भी प्रेम करते हैं या जो भी प्रेम मार्ग पे चलते हैं वहां पे चतुराई नहीं चलता है, ठीक है ना। यहाँ सच्चाई अपना घमंड त्याग कर चलती है। प्रेम मार्ग पे जो भी चलते हैं वहां पे जो ये है जो सच्चाई है वो भी अपना घमंड त्याग करके चलती है। यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं, यानी प्रेम मार्ग से जो कपटी लोग हैं ना वो भी चलने से झिझकते हैं, यानी उपयुक्त सभी। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे तनिक भी यानी थोड़ा सा भी चतुराई नहीं चलता है। यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग करके चलती है। यहाँ पे जो कपटी लोग हैं जिनके दिल में छल है वो भी यहाँ पे चलने से झिझकते हैं, यानी उपयुक्त सभी। आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से किया गया है। तो आपको बताना है कि जो स्वदेशी शीर्षक पाठ है, स्वदेशी के लेखक कौन है, प्रेमघन है। स्वदेशी के लेखक कौन है, प्रेमघन है। और जो इसमें से दोहा लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो प्रेमघन से। क्या होगा, प्रेमघन सर्वस्व से। आपको याद रखना है स्वदेशी पाठ का जो भी दोहा है वो किससे लिया गया है, प्रेमघन सर्वस्व से, क्योंकि स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है, आपको याद रखना है प्रेमघन है। और प्रेमघन सर्वस्व इनका क्या है, पूरा इनका कृति को एगो बनाया गया है जिसका नाम है प्रेमघन सर्वस्व, और उसी से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ में जो दोहा है वो कहां से लिया गया है, प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो जो पंत जी हैं इनको किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आपको याद रखना है चिदंबरा। चिदंबरा के लिए आपको याद रखना है जो पंत जी हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि किनके जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया। तो किनके जन्म के 6 घंटे के बाद उनकी माता का देहांत हो गया, तो आपको याद रखना पंत जी के जन्म के 6 घंटे बाद इनके माता जी का देहांत हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक के सुकुमार कवि कौन है। तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि कौन है, तो आपको याद रखना है सुमित्रानंद पंत, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि, यानी जो दिनकर जी हैं वो किस काल के प्रमुख कवि हैं, ये आपको बताना है। तो जो दिनकर जी है ना वो किस काल के हैं, तो ये आपको याद रखना है भारतेंदु युग को, ठीक है ना। जो रामधारी सिंह दिनकर हैं ये किस युग के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, तो आपको याद रखना है ये भारतेंदु युग के, ठीक है। दिनकर जी जो है वो किस काल के आपको बताना है, प्रमुख कवि हैं, तो भारतेंदु युग के, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पे निकलने वाला सूरज क्या था। तो हिरोशिमा के जो शहर है उसके नगर के चौक पे ही परमाणु बम गिरा, और परमाणु बम गिरा तो वहां की धरती फट गई, और धरती जब फटी तो उसी से सूर्य का प्रकाश बहुत सारा निकला। तो यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पे निकलने वाला सूरज क्या है, तो आपको याद रखना है परमाणु बम है। निकलने वाला सूरज क्या है, परमाणु बम है। फिर क्वेश्चन आएगा कि जो प्रकाश निकला वो कहां से निकला। तो जो हिरोशिमा में प्रकाश निकला सुबह सुबह कहां से निकला, तो फटी हुई धरती से, क्योंकि परमाणु बम गिरा था तो वहां का धरती फट गया, और वहां पे क्या हुआ, इतना तेज रोशनी निकला, इतना तेज प्रकाश निकला कि मानो को वाष्प बना के उड़ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। तो एक वृक्ष की हत्या कविता में जो कवि है वो मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है, तो जंगली हो जाने से बचाना चाहता है, ठीक है ना। जंगल हो जाने से बचाना चाहता है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद कविता में नींद जो है वो किसका प्रतीक है। तो हमारी नींद जो कविता है इसमें जो नींद है बाबू किसका प्रतीक है, तो जो नींद है आपको याद रखना है ये आलस का प्रतीक है। नींद किसका प्रतीक है, आलस का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि खलिस बेचैनी किसकी है। तो बाबू खलिस बेचैनी किसकी है, तो ख से खरगोश, और खरगोश की क्या है बाबू, खलिस बेचैनी है। ये अक्षर ज्ञान कविता का है, इसे आपको याद रखना है। तो खलिस बेचैनी किसकी है, तो खलिस बेचैनी जो है वो खरगोश की है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किस पार्ट की है, तो आपको याद रखना है अक्षर ज्ञान कविता का है। और अक्षर ज्ञान कविता के लेखक कौन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो कवित्री अनामिका है, इनका नाम आपको याद रखना है। अहीं अट्टा है, कौन सा अक्षर है जो पंक्ति से उतर जाता है, तो कौन सा अक्षर है जो पंक्ति से उतर जाता है, तो आपको याद रखना है ख। यहाँ पे लिखेगा तो बच्चा ख यहाँ पे लिख देता है, यानी जो ख है वो हमेशा पंक्ति से उतर जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा कहां पर आकर थम जाता है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए कौन सा अक्षर है, जल्दी से। एक जूली यादव, बहुत बढ़िया, ठीक है। उस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखेंगे बाद में। चलिए अभी आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़िए, सभी बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़िए, लास्ट में देखा जाएगा। जल्दी से जो पूछ रहे आप बताइए कि बच्चा जो है वो कहां पे आकर थम जाता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि जो बच्चा है वो कहां पे आकर थम जाता है। बच्चा जो है बाबू कहां पे थम जाता है, अंगा, घ नहीं अंगा पर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बच्चा जो है वो अंगा पर आकर क्या होता है, थम जाता है, रुक जाता है। और अंगा को क्या समझता है, इसको मां समझता है, इसे आपको याद रखना है। और इसका बिंदु जो है इसे बेटा समझता है, इसे आपको याद रखना है। ये भी पूछेगा कि वो कौन सा अक्षर है जिसे अबोध बालक मां और बेटा समझता है। तो कौन सा अक्षर है जिसे अबोध बालक मां और बेटा समझता है, तो आपको याद रखना है अंगा। जो अंगा है उसको मां समझता है, और इसका जो बिंदु होता है उसको बेटा समझता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि गंध जहां होगी भरी घास की, यह किस कविता की पंक्ति है। तो वहां पे बोला गया है, लौट कर आऊंगा, फिर कविता की पंक्ति है कि गंध होगी जहां घास की, एक दिन लौट कर आऊंगा, फिर नदी के किनारे तालाब के किनारे से, है ना। तो गंध होगी जहां भरी घास की, वहीं लौट कर आऊंगा। और लौट कर आऊंगा पाठ के लेखक कौन है, तो जीवानंद दास है, आपको याद रखना। और ये भी क्वेश्चन आता है कि लौट कर आऊंगा, फिर कविता में कवि कहां लौटने की बात करता है, तो बंगाल में लौटने की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेरे बिन तुम प्रभु कविता किस कवि के द्वारा भाषांतरित है। यानी जो लौट कर आऊंगा फिर कविता ये किस भाषा में है, तो जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा से इसको हिंदी भाषा में किसने कन्वर्ट किया, तो आपको याद रखना है धर्मवीर भारती। किसने किया बाबू, तो धर्मवीर भारती ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली मंगमा जो कहानी पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ से इसको बी आर नारायण क्या किया, हिंदी में कर दिया, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो दही वाली मंगमा जो कहानी है किस भाषा की कहानी है, तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, इसे आपको याद रखना है। और जो दही वाली मंगमा जो कहानी है कन्नड़ भाषा में, इसको हिंदी में कन्वर्ट किसने किया, बी आर नारायण ने। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो जो विपत्ति है ना वो अकेले नहीं आती, जब मुसीबत आता है तो अकेले नहीं आता है, एक एक मुसीबत नहीं आता, बहुत सारा मुसीबत एक साथ आता है। ये किस पाठ की है, तो आपको याद रखना है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास कहानी का है ये पंक्ति, आपको याद रखना है, जिसमें जो सीता है वो सोचती है कि विपत्ति अकेले नहीं आती है, संगी साथियों के साथ आती है, क्योंकि जितना बारिश हो रहा था उतना तेज हवा तूफान भी चल रहा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, ये पार्ट जो है किसकी है, तो आपको याद रखना ढाते विश्वास की है। अगला जो क्वेश्चन है, मां कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो मां कहानी बाबू कहां की कहानी है, तो आपको याद रखना ये गुजराती भाषा की कहानी है, और इसे गुजराती भाषा से हिंदी में किया गया है। तो मां कहानी है ये किस भाषा से अनुदित है, तो मां कहानी आपको याद रखना गुजराती कहानी है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है।
और माँ कहानी के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो माँ जो है वो किससे प्रार्थना करती है बच्चों के लिए, तो ईश्वर से। तो इसका ट्रिक है आपको याद रखना है, माँ कहानी के जो लेखक हैं वो ईश्वर पिटलीकर हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि उस घर में अब सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कवि कहानी की है, तो उस घर में सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है। तो सास और बहू वाला कहानी कौन सा है, किसमें कौन सा वो कहानी है जिसमें सास और बहू में हमेशा लड़ाई होता है, तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा जो कहानी है इसमें सास और बहू में लड़ाई होता है, और उसमें क्या है, उसी पार्ट की पंक्ति है कि अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि वल्ली अमाल किस गांव से आई थी, तो वल्ली अमाल किस गांव से आई थी, तो आपको याद रखना है मुनाडिस पट्टी, ठीक है ना। जो वल्ली अमाल थी वो किस गांव से आई थी, वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था, मुनाडिस पट्टी था। और ये बाबू कहां आई थी, तो ये कहां पे आई थी वल्ली अमाल, तो वल्ली अमाल अपनी बेटी को लेकर आई थी मदुरै शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, क्योंकि जो वल्ली अमाल की बेटी थी पापा थी, इसको क्या हुआ था बाबू, मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। तो गांव का जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का जो डॉक्टर था, गांव का डॉक्टर वही बोला कि इसे ले जाके कहां पे दिखाओ, मदुरै शहर में दिखाओ। तो ये मुनाडिस पट्टी से जाती है मदुरै शहर में अपनी बेटी को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है या बड़े पुत्र का नाम क्या है, तो सीता का जो सबसे बड़ा पुत्र है वो कैलाश है, आपको याद रखना है। और जो दूसरा है वो नारायण है, और जो तीसरा है बाबू वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है बिज्जू है। कौन सा है बाबू, बिज्जू है, इसे आपको याद रखना है। जो तीसरा है वो बिज्जू है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती है, यानी जो मंगू की मां है वो अस्पताल को क्या बोलती है, तो अस्पताल को वो गौशाला बोलती है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंगू की मां अस्पताल को क्या समझती है या क्या बोलती है, तो इसे बोलती है गौशाला, ठीक है ना। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो एस रंगराजन बाबू किस लेखक का पूरा नाम है, तो आपको याद रखना है सुजाता। सुजाता का पूरा नाम क्या है आपको याद रखना है, तो सुजाता का जो पूरा नाम है वो एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो सुजाता है बाबू आपको याद रखना है कि जो सुजाता है वो किस कहानी को लिखी है, तो आपको याद रखना है नगर। जो सुजाता है वो नगर कहानी लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। और सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधा, यानी 20 का दांत क्या है, कहानी है, निबंध है, व्यक्ति चित्र क्या है, तो 20 का दांत बाबू कहानी है जिसमें मदन और खोखा का कहानी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो 20 के दांत क्या है बाबू, कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सा पाठ लिखे हैं, तो आपको याद रखना है 20 के दांत। सॉरी यहाँ पे सॉरी कौन सा पाठ लिखे हैं, तो आपको याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो आपको याद रखना है जो गौड़ देश के लोग थे ना वो बड़ा बड़ा नख पसंद करता था, नाखून, से आपको याद रखना है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि इंद्र के वज्र से क्या, इंद्र का दधीची की हड्डी से क्या बना था, ये क्वेश्चन आता है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से क्या बना था बाबू, आपको याद रखना है इंद्र का वज्र। क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत, तो सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, 7,500, ठीक है ना, 7,500 आपको याद रखना है, 7,500 थी, और ये काले रंग की थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, या सेन साहब का सहारा कौन है, बुढ़ापे का सहारा, तो सेन साहब की आंखों का तारा या बुढ़ापे का सहारा कौन है, खोखा है, जो इसका लड़का है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कासू। कासू को ही लोग क्या बोलते थे, खोखा बोलते थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो किससे, यानी मोटर कार को अगर कोई खतरा है तो किससे है, तो आपको याद रखना है खतरा है तो खोखा से, क्योंकि जो खोखा है ये बहुत ही मतलब बनच्चर किस्म का आदमी है, लड़का है, इसे आपको याद रखना है। किसी भी चीज को तोड़ फाड़ देता है, ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। तो मोटर कार को अगर कोई खतरा है तो किससे है, तो मोटर कार को अगर खतरा है तो खोखा से, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है बाबू वो कब हुआ, 1891 में। पूरा आपको डेट याद रखना है, 14 अप्रैल, आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है नाखून प्रतीक है, जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है बाबू ये किसका प्रतीक है, तो आपको याद रखना है पांचविक वृत्ति। पांचविक वृत्ति क्या है, इसे आपको याद रखना है। पांचविक वृत्ति का मतलब पशुता का निशानी, या जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो ये पांचविक वृत्ति यानी पशुता का निशानी, इसे आपको याद रखना है। और निर्लज अपराधी किसे कहा गया, तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, क्योंकि जो हम लोग बार बार नाखून काटते हैं और ये बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, तो आपको याद रखना है जंगली जीवन में मनुष्य को नाखून की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी लिखी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है कि जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको याद रखना है हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा कि जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो नागरी लिपि कौन लिखे हैं बाबू, नागरी लिपि तो आपको याद रखना है लिखे हैं गुणाकर मूले, यानी जो नागरी लिपि पाठ है इसको लिखने वाले कौन है, गुणाकर मूले हैं। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों को किस नाम से बुलाया था, अपने लेखों को क्या बोले थे वो लोग, तो विजयनगर के जो शासक थे ना अपने लेखों को क्या बोलते थे, अपने लेखों को बोलते थे, अपनी लिपियों को बोलते थे और नंदी नागरी, क्या बोलते थे, नंदी नागरी, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के शासक 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पे बीर केरला से जैसे शब्द अंकित थे वो किस लिपि में अंकित थे, तो 12वीं सदी में जो केरल के शासक थे उन पे लिखा गया था, आपको याद रखना है बीर केरला से, जो सिक्का चलाते थे ना उन सिक्कों पे लिखा रहता था बीर केरला से। और जो बीर केरला से शब्द लिखा गया था वो किस लिपि में लिखा गया था, तो आपको याद रखना है वो देवनागरी लिपि में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 100% राइट आंसर हो जाएगा, वो देवनागरी लिपि में लिखा था। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि बहादुर कहां का रहने वाला था, यानी जो बहादुर था ये कहां का रहने वाला था, तो बहादुर जो था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि बहादुर कहां से भाग कर आया, तो जो बहादुर है वो नेपाल से भाग कर आया। फिर क्वेश्चन आता है कि बहादुर के जो पिताजी है वो कहां मारे गए, तो बहादुर के पिताजी जो थे ये युद्ध में मारे गए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बहादुर का पूरा नाम क्या है, देखिए आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का बाबू पूरा नाम है दिल बहादुर, इसका पूरा नाम क्या है बाबू, दिल बहादुर है। तो बहादुर के नाम से ये दिल शब्द किसने उड़ा दिया, खाली बहादुर बहादुर बोलने लगी, तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने हटा दिया या किसने उड़ा दिया, तो आपको याद रखना है लेखक की पत्नी निर्मला। लेखक की पत्नी जो निर्मला थी, दिल बहादुर बहादुर का पूरा नाम था तो दिल उसमें से हटा दी, खाली बहादुर बहादुर बोलने लगी, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि कविता नहीं है, अब इसमें से आपको बताना है कौन कविता नहीं है, तो देखिए हमारी नींद कविता है, स्वदेशी कविता है, भारत माता कविता है, लेकिन जो अभिन्यो है ये क्या है बाबू, आपको याद रखना है यात्रा वृत्तांत है। अभिन्यो क्या है, लेखक अभिन्यो कहते हैं ना, वहां के बारे में लिखे, अभिन्यो कविता थोड़ी है, ये कविता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कविता ये नहीं है।
अगला जो क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जगी जन्मा पद किनकी, यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कौन लिखे हैं? तो सिखों के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, आपको याद रखना है। तो जो गुरु नानक देव हैं ये लिखे थे, आपको याद रखना है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है वो वेदांत दर्शन से, इसे आपको याद रखना है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो प्रगतिशील साहित्य का जो संबंध है वो वेदांत दर्शन से है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ था? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। बफरिंग नहीं हो रहा है भाई, एकदम क्लियर है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, जल्दी से आप बताइए। रामविलास शर्मा का बाबू जन्म कब हुआ? तो आपको याद रखना है। देखिए बच्चे कितना इसमें आंसर दे रहे हैं। संस्कृत व्याकरण कब होगा? बाबू संस्कृत व्याकरण आप लोग पढ़ लो यूट्यूब पे, ठीक है। कितना दिन से हम आपको बोल रहे हैं, देखेंगे लास्ट में। अगर जीत चाहे तो भाई एक ही को कमेंट बार बार पेस्ट कर रहे हैं, हम आपको बोल दिए कि लास्ट में देख लेते हैं, अब खाली एक ही को कमेंट करेंगे। 1912 इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा 1912, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। 1912 में हुआ था, डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए कि बिरजू महाराज का संबंध है, यानी जो बिरजू महाराज हैं इनका संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज क्या करते थे? आपको याद रखना है, नृत्य करते थे, डांस करते थे, और कौन सा नृत्य करते थे? तो कथक नृत्य करते थे। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है, कथक डांस करते थे, इसे आपको याद रखना है। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? यानी बिरजू महाराज जी जो थे वो किसको अपना गुरु मानते थे? तो बिरजू महाराज किसको अपना गुरु मानते थे? तो आपको याद रखना अपने पिताजी को, ठीक है ना, अपने पिताजी को गुरु मानते थे। अब यही क्वेश्चन आता है कि बिरजू महाराज किसको गुरुआइन मानते थे? तो बिरजू महाराज किसको अपना गुरुआइन मानते थे? तो अपनी माता को गुरुआइन मानते थे, इसे आपको याद रखना। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का शादी जो था वो किस वर्ष की अवस्था में हो गया? तो पंडित बिरजू महाराज जब 18 साल के थे तो इनका शादी हो गया, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि कहानी है, अब इसमें से आपको बताना है भाई कहानी कौन सी है। तो कहानी कौन सी है? तो आपको याद रखना है बहादुर, जो बहादुर है ना, बहादुर कहानी है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल हो जाएगा, 20 के दांत और बहादुर और मछली, ये तीन को कहानी दिया है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आप देखिए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय कौन है? तो हिरोशिमा कविता लिखे अज्ञेय, और अज्ञेय का बाबू पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल हो जाएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी कविता में बाबू प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? प्रयोग कौन किया था बाबू? तो आपको याद रखना है अज्ञेय। जो अज्ञेय है ना, इन्होंने प्रयोग किया, 7 कवियों को बैठा के कविता लिखे और उसका नाम क्या दिया? तार सप्तक, और तार सप्तक का संपादन खुद अज्ञेय किए थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें परमाणु बम किस देश पर गिराया गया? तो परमाणु बम बाबू किस देश पर गिराया गया? तो आपको याद रखना है जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया, इसे आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पर गिराया गया? तो जापान के हिरोशिमा शहर पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि अविन्यो किस देश में है, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अविन्यो जो है बाबू किस देश में है? तो आपको याद रखना है जो अविन्यो है ये दक्षिण फ्रांस में है, इसे आपको याद रखना है। कहां पे? फ्रांस में देता है, नहीं तो दक्षिण फ्रांस देगा, ठीक है। और जो अविन्यो है ये पिताजी कितने मछली खरीदे थे? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि झोले में कितनी मछलियां थी? तो लेखक के पिता कितने मछली खरीदे थे? 3 मछली खरीदे थे, और झोला में भी कितना मछली था? तो झोला में भी बाबू आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? मछली मांगना चाहते थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सुशीरवादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त है? तो सुशीरवाद किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सुशीरवाद किसे कहते हैं। तो सुशीरवाद उसे कहते हैं जिसे फूंक फूंक कर बजाया जाता है, जिसे मुंह से फूंक फूंक कर बजाया जाता है, उसे सुशीरवाद बोलते हैं। और सुशीरवाद में शाह की उपाधि किसको प्राप्त है? तो आपको याद रखना है शहनाई को प्राप्त है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिस्मिल्लाह खान है इनका संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध बाबू किससे? बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो बिस्मिल्लाह खां थे ये शहनाई बजाते थे। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सांवर दैया, ठीक है, जो एक राजस्थानी कहानीकारक थे, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है इसी में पूछ देगा कि धरती कब तक घूमेगी की मुख्य पात्र कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी की मुख्य पात्र कौन है? तो आपको याद रखना है सीता, जो सीता है ना वो धरती कब तक घूमेगी की मुख्य पात्र है। अगला जो क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? ढाते विश्वास, ढाते विश्वास में बाबू आपको याद रखना बाढ़ की समस्या है और इसका मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी बेचारी है, इसे आपको याद रखना है। ढाते विश्वास कहानी किस पात्र की कहानी है? तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा प्रमुख पात्र है? तो आपको याद रखना है लक्ष्मी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो लक्ष्मी है उसका घर किस नदी के किनारे है? तो लक्ष्मी का जो घर है वो किस नदी के किनारे है, सॉरी किस बांध के किनारे है? तो आपको याद रखना है जो लक्ष्मी का घर है ये देवी नदी के किनारे है, ठीक है ना। लक्ष्मी का जो घर है वो किस नदी के किनारे है? तो देवी नदी के किनारे है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, पपाती किस कहानी की पात्र? अब आप लोग बताइए कि जो पपाती है वो किस कहानी में है? तो जो पपाती है आपको याद रखना है, पपाती जो है वो है आपको याद रखना है नगर कहानी में, ठीक है ना। नगर कहानी के लेखक आपको याद रखना है सुजाता, और नगर कहानी में पपाती है, इसे आपको याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पपाती किस कहानी की पात्र है तो आपको याद रखना है नगर कहानी में। नगर कहानी में पपाती है, मां कहानी में मंगू है, ढाते विश्वास में लक्ष्मी है, और यहाँ पे धरती कब तक घूमेगी में सीता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और पपाती का उम्र कितना, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 12 साल की थी, 12 वर्ष की थी पपाती, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बाढ़ की समस्या है बाबू वो किस कहानी में है? तो बाढ़ किस कहानी में दिखाया गया बाढ़ का प्रकोप? आपको याद रखना है ढाते विश्वास। तो ढाते विश्वास कहानी में आपको याद रखना बाढ़ की समस्या है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगू जन्म से ही थी, मंगू जन्म से ही क्या थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी, इसे आपको याद रखना। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि लक्ष्मी का पति कहां नौकरी करता था? तो लक्ष्मी के जो पति थे वो कहां नौकरी करते थे? तो लक्ष्मी के जो पति का नाम था, सबसे पहले पति का नाम जान लीजिए। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, और जो लक्ष्मण था ये कोलकाता में नौकरी करते थे, लेकिन इतना इनके कमा के इतना पैसा नहीं भेजते थे जितना घर का खर्चा चल जाए। तो लक्ष्मी कहां पे नौकरी करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ। ये भी क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी कहां पे किसके यहाँ नौकरी करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि तूफान में किसका घर टूट गया? तो तूफान में बाबू किसका घर टूट गया? तो आपको याद रखना लक्ष्मी का घर टूट गया, इसे आपको याद है। एक क्वेश्चन और आता है कि बाढ़ से बचने के लिए पत्थर का बांध किसने बनवाया था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे इसका आप लोग आंसर देंगे कि बाढ़ से बचने के लिए, जल्दी से आप लोग बताइए बाढ़ से बचने के लिए कौन पत्थर का बांध बनवाया था? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। या ताती टाइम केसरी, ताती टाइम केसरी नहीं,
यताति केसरी, ठीक है ना, महाराज जो थे, महाराज यताति केसरी वही पत्थर के बांध बनवाए थे। अगला क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी के ससुर का मौत किस बांध में काम करते हुए पत्थर से दबा के मृत्यु हो गई। तो लक्ष्मी के जो ससुर जी हैं उनकी मृत्यु किस बांध में काम करते हुए हुआ, यानी पत्थर से वो दब गए, बेचारे मर गए। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए। हीराकुंड बांध, बहुत ही बढ़िया। किस बांध में? तो हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है उस पे वो काम कर रहे थे और उसी में पत्थर से दबा गए और लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आपको याद रखना है जाति प्रथा। अगला जो क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेड़ पर कमरा किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। जो विनोद कुमार शुक्ल हैं ये पेड़ पर कमरा पाठ लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो बी आर नारायण जो है बाबू किस कहानी का अनुवाद किए थे? तो आपको याद रखना है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा जो कहानी है इसका अनुवाद किसने किया? तो दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किए थे बी आर नारायण। नाम आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? यानी जो कवित्री अनामिका है इनका जन्म बाबू कब हुआ? तो कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कवित्री जो अनामिका है उनका जन्म हुआ था 1961 में। कब हुआ था बाबू? तो उनका जन्म हुआ था 1961 में। इसे आपको याद रखना है। कहां पे हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। कहां पे हुआ था? बिहार के मुजफ्फरपुर में। और जो कवित्री अनामिका है इन्होंने लिखा है अक्षर ज्ञान कविता। अगला क्वेश्चन है घानानंद किस भाषा के कवि हैं? तो जो घानानंद है आपको याद रखना है ये ब्रज भाषा के कवि हैं, आपको याद रखना है। और जो रसखान है, रसखान भी किस भाषा के कवि थे? तो रसखान भी किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के। इसे आपको याद से जो सिद्धांत चला रहा था उसको किसने बदल दिया? तो आपको याद रखना है खोखा के द्वारा बदल दिया गया। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा बाबू किसे मिला था? तो आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंगस। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंगस। अब क्वेश्चन आएगा वारेन हेस्टिंगस कौन था? ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो उस समय ये भारत का गवर्नर जनरल था। आपको नाम याद रहेगा ना। क्वेश्चन आएगा वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। इसे आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंगस। फिर क्वेश्चन आएगा कि कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले? तो कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे बाबू? तो आपको याद रखना है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि दारिस नामक सोने के सिक्के कहां मिले थे? तो दारिस नामक सोने के सिक्के बाबू कहां खुदाई हो रहा था तो मिला था? तो आपको याद रखना है बनारस। बनारस में खुदाई हो रहा था तो वहां पे दारिस नामक सोने का सिक्का मिला। अगला जो क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो जो ढाते विश्वास जो है वो किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ढाते विश्वास आपको याद रखना है उड़ीसा की कहानी है ना, तो ये उड़िया भाषा से अनुदित कहानी है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है? तो ये है बाबू आपको याद रखना है लौट कराऊंगा फिर में जो रेनर मारिया रिल्के हैं ये बोलते हैं कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में चला जाऊंगा तो फिर आप क्या करोगे भगवान, ठीक है ना। तो ये रेनर मारिया रिल्के की कविता है, आपको याद रखना है मेरे बिन तुम प्रभु। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों के द्वारा रविंदोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो जीवानंद दास की वो कौन सी कविता है जिसको प्रबुद्ध आलोचक रविंदोत्तर युग के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविता मानते हैं? तो आपको याद रखना है वनलता सेन। वनलता सेन को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि वनलता सेन किसने लिखा है तो आपको याद रखना है जीवानंद दास। और जो जीवानंद दास है ना ये बंगाल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, आपको याद रखना है बंगला भाषा के। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? तो आध्यात्मिक शिक्षा को गांधी जी क्या मानते थे? हृदय की शिक्षा मानते थे। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल हो जाएगा कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? तो ये हृदय की शिक्षा थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? अब यहाँ पे कविता नहीं पूछ रहा है, गद्य पूछ रहा है, तो आपको गद्य वाला आंसर देना है कि 19 दिनों के प्रवास में जो कवि है वो कितने गद्य लिखे? तो आपको याद रखना है कितने गद्य लिखे थे? तो 27 को गद्य लिखे थे, इसे आपको याद रखना है। और कितना कविता लिखे थे? तो आपको याद रखना है टोटल 35 को कविता लिखे थे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी आपको याद रखना है एक राजस्थानी भाषा का कहानी है, तो आपको याद रखना है ये राजस्थानी भाषा सावर दैया लिखे हैं और ये राजस्थानी भाषा के थे। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पपाती को कौन सा रोग था? यानी जो पपाती बेचारी थी इसको कौन सा रोग था? तो आपको याद रखना है मेनिंजाइटिस रोग था। पपाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस रोग था। और पपाती को आपको याद रखना है कि पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन पपाती को तेज बुखार था, इसे आपको याद रखना। फिर क्वेश्चन आता है कि पपाती को कहां पे लिटा के रखा गया था? तो पपाती को कहां पे लिटा के रखा गया था? स्ट्रेचर पे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बीरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो बीरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपको याद रखना है दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए आपको याद रखना है बीरेन डगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ है? तो प्रदेश की विद्या पढ़ने से बाबू क्या परिमाण हुआ है? तो सबकी बुद्धि जो है वो विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। विदेशी विद्या पढ़ने के कारण बाबू क्या हुआ है कि जो सबकी बुद्धि जो है वो विदेशी हो गई है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? यानी जो नगर कहानी है जिसमें पपाती है और वल्ली अमाल है, आपको याद रखना है उस कहानी को लिखने वाले कौन है? तो आपको याद रखना है सुजाता है। और सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है एस रंगराजन। तो नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है। और सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि लेखक के अनुसार मनुष्यों के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो लेखक के अनुसार आपको बताना है कि जो मनुष्यों के नाखून है ये किसके प्रतीक है? तो नाखून जो है बाबू ये किसके प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के प्रतीक है, आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। जो नाखून है ये पशुता का निशानी है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आएगा कि नाखून को कौन जिलाया जा रहा है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। आप लोग इसका आंसर दीजिए कि नाखून को कौन जिलाया जा रहा है। जल्दी से यहाँ पे आप लोग आंसर देंगे कि नाखून को कौन जिलाया जा रहा है। बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। प्राकृतिक, बहुत ही बढ़िया। प्राकृति, बहुत ही बढ़िया। नाखून को बाबू कौन जिलाया जा रहा है? तो नाखून को प्राकृति यानी जो हमारा प्राकृति है वो जिलाया जा रहा है, इसे आपको याद रखना है। कौन क्रश क्रश करके भेज रहा है? अब मेरा नाम नहीं लेते हैं सूरज कुमार, यार आप पढ़ाई करो सूरज कुमार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ले लिए भाई, ले लिए, नाम ले लिए, नाम ले लिया, अब आप पढ़ाई करो, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं
इनका जन्म कब हुआ? तो 1907 में, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है रही रास किसकी रचना है, जपू जी किसका रचना है, आशा दीवार किसकी रचना है, तो ये सब आपको याद रखना है। रही रास, जपू जी, आशा दीवार, ये किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है जो सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक जी, वो लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। गुरु नानक जी का जन्म कहां पे हुआ था? तो लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, और जिस स्थान पे इनका जन्म हुआ था उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो ननकाना साहब, इसे आपको याद रखना है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मी का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था अच्युत, इसे आपको याद रखना है। और गांव में पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गांव में पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था, और गुणनिधि कहां से लौटा था? तो जो गुणनिधि था वो कटक से लौट कर आया था, इसे आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि किया था, लोगों की हेल्प करने के लिए। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता में जो कवि है वो शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से बचाने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। देश को किससे बचाने की बात करता है? तो देश को दुश्मनों से बचाने की बात करता है, इसे आपको याद रखना है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक रहा? यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893। जब पंडित बिरजू महाराज 27 साल के थे तो इन्हें यहां पे मिल गया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कवि माली और मालिन किसे कहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि माली मालिन किसे कहे? तो आपको याद रखना है राधा कृष्णा को। राधा और कृष्णा जी को कवि माली मालिन बोलता है। अगला क्वेश्चन आता है कि चित्तचोर किसे बोले हैं कवि? तो कृष्ण भगवान को चित्तचोर बोले हैं, इसे आपको याद रखना है। प्रेम वरन किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है राधा कृष्णा को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू की मां की टोटल 4 संतानें थी। मंगू थी, कमू थी और उसके 2 भाई थे। तो मंगू के अलावा, अगर मंगू को हटा लिया जाए, मंगू तो बेचारी मर गई, तो मंगू के अलावा मां की अब कितनी संतानें रह गई? 3 संतानें रह गई, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1911 में, और अज्ञेय जो है ये हिरोशिमा कविता लिखे हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और संस्कृत के 4 अध्याय, स से संस्कृत के 4 अध्याय और स से साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए आपको याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला? तो आपको याद रखना है उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में इबादत में कौन है बाबू? बिस्मिल्लाह खां है, और वो क्या है बाबू? व्यक्ति चित्र। इसमें व्यक्ति के बारे में बताया गया है, व्यक्ति चित्र है। अगला जो क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है? कहा गया ना क्वेश्चन कि जो पंडित बिरजू महाराज हैं ये लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो आपको याद रखना है ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो आपको याद रखना है 50 रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। अगला जो क्वेश्चन आता है कि सीता रुआसी क्यों हो गई? तो सीता जो है अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई, उदास हो गई। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं वो 8वीं सदी में मिलने लगते हैं, इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि नागरी लिपि के लेख कहां से मिलने शुरू हुए? तो नागरी लिपि के लेख भारत में कहां से मिलने शुरू हुए? तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख मिलने शुरू हुए, और आपको याद रखना उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने शुरू हुए। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर बाबू कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपए। और बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो आपको याद रखना है लेखक के रिश्तेदार ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत यहाँ पे क्वेश्चन है भारत माता जो कविता है इसमें भारत माता का जो चित्र है वो कैसा प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य किया गया है, इसे आपको याद रखना है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, इसे आपको याद रखना है। जातीय अस्मिता के दृष्टिकोण से जो भारत का इतिहास है वो कैसा है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो जो आधुनिक सभ्य समाज है ये श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आपको याद रखना है कार्यकुशलता के लिए। किस लिए मानता है? कार्यकुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है ये बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो आपको याद रखना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है इसी का संपादित अंश है, इसे आपको याद रखना है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में था, तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव ने। अगला जो क्वेश्चन है ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो सेन साहब बोलते हैं मदन को कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं। कौन बोलते हैं? सेन साहब बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौजीवन का संचार हो चुका है? तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौजीवन का संचार हो चुका है? तो आपको याद रखना है नीति कथा में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहजात वृत्तियां क्या है? तो जो अनजान स्मृतियां होती है ना उसे ही सहजात वृत्ति बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। जो अनजान स्मृतियां होती हैं उसे ही सहजात वृत्ति बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? यानी जो नागरी लिपि के जो शुरुआती लेख हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? तो आपको याद रखना है शुरुआती जो लेख हैं वो दक्षिण भारत से मिलते हैं नागरी लिपि के, और उत्तरी भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? 8वीं सदी में, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र किस समय का? बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है कि बेतमा दान पत्र ये कब का है? तो बेतमा दान पत्र जो है आपको याद रखना है 1020 ईस्वी का, इसे आपको याद रखना है। और बेतमा दान पत्र कहां पे है? तो इंदौर के पास है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साहित्य का जो पूर्ण ज्ञान है वो किस समाज में या किस व्यवस्था में संभव है? तो आपको याद रखना है समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान क्या है बाबू? संभव है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को हुआ था, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि द माजेलो द अविनियो किनकी कृति है? तो द माजेलो द अविनियो किसकी कृति है? तो आपको याद रखना है पिकासो की कृति है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ला शत्रुज का जो धार्मिक उपयोग है वो कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से, आपको याद रखना है, फ्रेंच की क्रांति तक। कहां से कहां तक? तो 14वीं सदी से फ्रेंच की क्रांति तक इसका होता रहा, इसे आपको याद रखना है। ला शत्रुज, अब यहीं से क्वेश्चन आता है, ला शत्रुज क्या था? तो ईसाई मठ था, इसे आपको याद रखना है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन चित्रण है? जो मछली कहानी है इसमें किस वर्ग का जीवन के बारे में दिखाया गया है? तो मछली कहानी में आपको याद रखना है मध्यम वर्गीय। ठीक है ना, यहाँ पे देखा मध्यम वर्गीय परिवार, ये आपको देखा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, तो ये आपको याद रखना है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, इसे आपको याद रखना है। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो बिस्मिल्लाह खां के साथ आपको याद रखना है मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम में सहनाई बजाते थे, इसे आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो उदात्त व बढ़िया शिक्षा है। अगला जो क्वेश्चन है कि वाणी कब 20 के समान हो जाते हैं? जो हम लोगों का बोली है ये जहर के समान कब हो जाता है? 20 के समान कब हो जाता है? तो जब हम बोलते हैं और राम का नाम नहीं लेते हैं तो हमारा जो वाणी है जो बोली है ये 20 के समान हो जाता है, इसे आपको याद रखना है।
अगला जो क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल किसके समय का, जो रसखान का रचना काल है उस समय के किस राजा का शासन काल था? तो जो रसखान का रचना काल है वो किसके समय का है? तो जहांगीर का है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो रसखान है इनका उत्पत्ति किस राजवंश में हुआ? तो इसका उत्पत्ति आपको याद रखना है, पठान राजवंश में हुआ था। और जो रसखान थे ये किसके भक्त थे? तो जो रसखान थे ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है। कवि प्राजन्य किसे कहा? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो कवि हैं ये प्राजन्य किसे कहते हैं? तो कवि प्राजन्य किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है बादल को। बादल को कवि जो है प्राजन्य बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? जो प्रेमघन है वो अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाम आपको याद रखना है। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो जो प्रेमघन है वो अपना आदर्श मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत माता की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है? तो भारत मां की जो श्रेष्ठ मुख है उसकी तुलना किससे किया गया है? तो आपको याद रखना है छायायुक्त चंद्र से। किसने किया है? तो आप किससे किया गया? तो छायायुक्त चंद्र से, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति बाबू कौन है? तो आपको याद रखना है जनता। जनता पे कितना भी जुल्म कर लीजिए, जैसे मिट्टी का जो होता है ना पुतला, अगर उस पे कितना भी कुछ भी करिए वो वैसा का वैसे रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे बोला गया मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता है, इसे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। अब यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो किसके हुंकारों से महलों की जो नींव है वो उखड़ जाती है? तो आपको याद रखना है जनता के हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता का चित्रण, हिरोशिमा कविता जो है किसका चित्रण करती है? तो ये मानव विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है हिरोशिमा किसकी चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता यानी आजकल की जो सभ्यता का दुर्दांत मानवीय विभीषिका, यानी आजकल की, क्योंकि जो परमाणु बम है बहुत साल पहले नहीं गिराया गया था, इधर गिराया गया था, आपको याद रखना आधुनिक युग में ही। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हिरोशिमा कविता का चित्रण हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या जो है बाबू ये किससे लिया गया है? तो आपको याद रखना है इन्हीं दिनों से। कहां से लिया गया है? इन्हीं दिनों से लिया गया है, इसे आपको याद रखना है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? आपसे पूछा जा रहा है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ, इसे आपको याद रखना है। धमाके से का मतलब हुआ धूमधाम से देवी जागरण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सृष्टि के विकास का प्रथमाक्षर क्या है? तो सृष्टि के विकास का प्रथमाक्षर क्या है? तो जब बच्चा को सिखाया जाता है और जब पढ़ते समय उसका आंसू गिरता है, वही सृष्टि के विकास का प्रथमाक्षर है, ठीक है ना। तो विफलता पे छलके आंसू, ठीक है ना। जब विफलता पे बच्चों को पढ़ाइए और उसको जब समझ में नहीं आता है, जब वो आंसू गिराता है, वही क्या है? तो सृष्टि के विकास का प्रथमाक्षर है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, लौट कराऊंगा फिर कविता किस भाषा किसके द्वारा भाषांतरित है? तो लौट कराऊंगा फिर किसको? लौट कराऊंगा फिर जो कविता है इसको किसने भाषांतरित किया? बांग्ला भाषा में। इसको हिंदी में कन्वर्ट किसने किया? प्रयाग शुक्ल ने। और लौट कराऊंगा फिर कविता बांग्ला भाषा में इसके लेखक कौन है? तो जीवानंद दास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो मेरे बिन तुम प्रभु जो है वो जर्मन भाषा में है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली, ठीक है ना, कौन बाबू? दही वाली मंगमा कहानी जो है वो मंगमा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगमा जो कहानी है इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है? तो मंगमा जो थी उसके बहू का नाम क्या था? नजम्मा था, इसे आपको याद रखना है। और मंगमा और नजम्मा में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अगला जो क्वेश्चन है, ढाते विश्वास कहानी में किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो जो ढाते विश्वास जो कहानी है, जो सतकोड़ी होता का कहानी है जिसमें लक्ष्मी है, इसके आपको बताना है कहानीकारक कौन, ये सॉरी ढाते विश्वास जो कहानी है इस कहानी को किसने अनुवाद किया, इसे आपको बताना है। तो किसने अनुवाद किया? तो आपको याद रखना है ढाते विश्वास जो कहानी है इसको किसने अनुवाद किया? तो बी आर नारायण बाबू, आपको याद रखना है। दही वाली मंगमा का अनुवाद बी आर नारायण। जितने भी बच्चे बी बोल रहे हैं ना उनका गलत है, वो दही वाली मंगमा किए थे और इसका किए थे आपको याद रखना राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि मां कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो जो मां कहानी है बाबू, मां किससे प्रार्थना करती है? ईश्वर से। तो ईश्वर पे लिखकर आपको याद रखना है। यहाँ पे मंगू की मां की कितनी संतान है? अब आपको यहाँ पे बताना है मंगू की मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू की मां की कितनी संतानें थी? तो टोटल 4 संतानें थी, इसे आपको याद रखना है। और मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी? तो 3 थी, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी जो नगर कहानी है ये किस भाषा से लिया गया है? तो नगर कहानी आपको याद रखना है ये तमिल भाषा से लिया गया है, ये तमिल कहानी है, इसे आपको याद रखना है। पपाती का उम्र कितना था आपको बताना है। तो जो पपाती थी ये 12 साल की थी और पपाती को मेनिंजाइटिस रोग हो गया था। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वो किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो धरती कब तक जो घूमेगी ये कहानी है ये किसके द्वारा अनुदित है? तो आपको याद रखना है राजेंद्र। धरती कब तक घूमेगी, सॉरी धरती कब तक घूमेगी जो है वो वर्णिका का अंतिम पाठ है। और इसमें क्या है बाबू? तो ये राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी और हिंदी मिलता जुलता है। तो इसके लेखक ही क्या किए थे? इसको बदल दिए थे। तो सावर दैया इसके लेखक भी हैं और इसके हिंदी में कन्वर्ट वही कर दिए थे। यहाँ पे नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो जो नागरी लिपि पाठ है बाबू वो कौन सी विधा है? तो आपको याद रखना है नागरी लिपि जो है निबंध है और नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी पाठ कौन लिखे हैं बाबू? तो प्रेमघन लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है स्वदेशी पाठ। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो रेनर मारिया रिल्के जो है ये जर्मन भाषा के कवि हैं, जर्मन में अपना कविता लिखते थे, इसे आपको याद रखना है। जीत में निर्का जो पाठ है ये साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये साक्षात्कार है, ठीक है ना, साक्षात्कार है, इसे आपको याद रखना है। जीत में निर्का तो साक्षात्कार है। और नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र है, इसे आपको याद रखना है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शंभू महाराज हैं वो बिरजू महाराज के कौन थे? तो आपको याद रखना है चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। कुमार गंधर्व क्या है? ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुमार गंधर्व क्या है? तो ये शास्त्रीय गायक है, इसे आपको याद रखना है कुमार गंधर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो रोन नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है उसका नाम क्या है? अविन्यो है, इसे आपको याद रखना है। जो अविन्यो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोन नदी के। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और संस्कृत के 4 अध्याय पे संस्कृत साहित्य अकादमी मिला। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा आयोजन होता था? तो प्रत्येक वर्ष गर्मी के मौसम में जो अविन्यो है उसमें रंग समारोह का आयोजन होता था, इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे आप लोग याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ष अभिनव में कैसा समारोह का आयोजन होता था? तो रंग समारोह का आयोजन होता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल जो थे वो किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए बाबू मसाला कौन पीस रही थी? तो मछली के लिए जो मसाला है वो मां पीस रही थी, इसे आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन, इसे आपको याद रखना है, अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन था, इसे आपको याद रखना है। सुजान रस खान किसकी रचना है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो ये किताब आता है, एक आता
आता है सुजान रसखान और दूसरा आता है सुजान सागर। तो सुजान यहाँ पे रसखान पूछा है तो लास्ट में रसखान है ना, तो ये रसखान लिखे हैं, आपको याद रखना अगर रहा था कि सुजान सागर कौन लिखे हैं, तो सुजान सागर लिखे हैं घनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है। काशी किसकी पाठशाला, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो काशी है वो किसकी पाठशाला है, तो जो काशी है आपको याद रखना है ये संस्कृति की पाठशाला है। ए वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे, तो कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे, तो महात्मा गांधी जी चाहते हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, यानी जो गुरु नानक जी जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे, आपको याद रखना है। इनका जन्म लाहौर यानी पाकिस्तान के तलवंडी गांव में हुआ था, और जिस स्थान पे जन्म हुआ था उसे बोला जाता है ननकाना साहब। तो गांव का नाम पूछ रहा है तो तलवंडी गांव आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे, तो जो शेक्सपियर थे ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे, आपको याद रखना है। रसूलन बाई कौन थी, तो जो रसूलन बाई थी बाबू ये गायिका थी, ये आपको याद रखना है। रसूलन बाई कौन थी, यहाँ पे रसूलन बाई कौन थी, तो ये गायिका थी, इसे आपको याद रखना है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो निराला की साहित्य साधना बाबू किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है रामविलास शर्मा। रामविलास जो शर्मा है ये निराला की साहित्य साधना लिखे हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में है, तो रामायण की जो रचना है ये संस्कृत भाषा में है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो अमरकांत कौन सा कहानी लिखे हैं, तो जो बहादुर कहानी है बाबू कौन लिखे हैं, अमरकांत लिखे हैं। डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए कि बहादुर का बाप कहां मारा गया था, यानी जो बहादुर का पिताजी थे ये कहां मारे गए थे, तो बहादुर के जो पिताजी थे आपको याद रखना ये युद्ध में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो द्विवेदी जी से बाबू किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है किसने पूछा, सॉरी क्यों नहीं किसने पूछा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लड़की देता है कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे बेटी देता है, छोटी लड़की या बेटी आपको। अगला क्वेश्चन है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई, तो बहादुर से मार खाकर जो भैंस है ना वो किसके पास आई, तो मां के पास, क्योंकि जो भैंस थी वो मां की दुलारी भैंस थी। ठीक है, तो मां के पास आई, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निबंध के लेखक है, तो निबंध बाबू कौन है, तो गुणाकर मूल्य। जो गुणाकर मूल्य का पाठ क्या है, नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है, निबंध है ना, तो निबंध के लेखक कौन हुए, तो गुणाकर मूल्य हुए, इसे आपको याद रखना है। तार सप्तक के संपादक और प्रयोगवादी कवि कौन है, तो प्रयोग किसने किया था, तो अज्ञा किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा किस देश में है, तो जो हिरोशिमा है ये जापान में है, इसे आपको याद रखना है, और हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्लेटो और कांट थे महान, तो प्लेटो और कांट कैसे थे, महान आपको याद रखना है, दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट क्या थे बाबू, ये महान दार्शनिक थे, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे 100% राइट हो जाएगा। टोटल महत्वपूर्ण 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारा आएगा प्रश्न, आप लोग देखिएगा 100%। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, अगला क्लास होगा शाम में, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ठीक है, इसका आप लोग बढ़िया से आप लोग देखिए पढ़ते रहिए, सब क्वेश्चन